तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज का यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि ये गणित का है। ठीक है दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन सब है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं हर रोज ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर के आता हूं, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। देखिए यौगिक संख्या, पहले हम यौगिक संख्या जान लेते हैं होता है क्या। यौगिक संख्या हम उस संख्या को कहेंगे जो कट जाएगा, किसी भी संख्या से कट जाए उसको हम यौगिक संख्या कहेंगे। यौगिक संख्या कहे तो भाज्य संख्या, आप याद रखिएगा, ठीक है, भाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या उसको कहा जाता है जो किसी भी संख्या से कट जाता है। तो देखिए यौगिक संख्या इसमें कौन है, 11 यौगिक संख्या नहीं है। देखिए 21 जो है यौगिक संख्या है, 31 नहीं है, 41 नहीं है, 21 है, क्योंकि 21 जो है ना कट जाएगा। देखिए 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 कट जाएगा, ठीक है ना, 3 सत्ते 21, 7 में कट गया, या 7 से जब 21 में भाग देंगे तो 7 या 21, देखिए कट गया ना। तो जो कट जाएगा वही यौगिक संख्या होगा, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 2 नंबर सवाल है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, अगर नहीं है तो होना चाहिए क्या, ये पूछ रहा है कि सम पूर्णांक, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में, देखिए निम्न में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो देखिए ये जो है, देखिए आप धनात्मक विषम पूर्णांक उसको कहा जाता है, जैसे 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है, ये सब धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि सम पूर्णांक। तो देखिए इसमें जो है ना हमको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए है 8Q + 1। अब देखिए Q का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, Q का मान 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, ठीक है। आप देखिए जब हम ए वाला में हम मान रखते हैं Q का मान, मान लीजिए 1 रखेंगे तो 8 गुने Q का मान 1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 1, ठीक है। देखिए 8 का 8, 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9। अब देखिए 9 आ गया तो 9 क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है, विषम पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक देखिए 4, देखिए आप 4 देखिए, तो यहाँ पे 8 है तो लिखेंगे 8, 20 का डिस्टेंस गुना होता है। Q का मान हम एक बार 1 रख लेते थे, 1, उसके बाद प्लस, उसके बाद 4 है तो 4 लिखेंगे। अब देखिए 8 के 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 4 जोड़ देंगे तो 8 4 12 हो गया। तो देखिए 12 आ गया, और 12 कौन संख्या है, तो 12 सम संख्या है। आप देखिए Q के जगह पे आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, जो भी संख्या रखिएगा ना ये पूरा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सम धनात्मक पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप 2 रख के भी देख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा आंसर जो आएगा वो जो आएगा सम संख्या में ही आएगा, ठीक है। अब हम चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी मिस नहीं कीजिए, क्योंकि इसमें सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन सब है। और हाँ, वीडियो के अंत में 2 क्वेश्चन और बताएंगे जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन इसमें नहीं है, हम अलग से बताएंगे। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2 संख्याओं का मॉस 25 और लॉस 50 हो है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो देखिए ये दोनों संख्या गुणनफल कर दीजिए। देखिए 25 है तो 25 गुणनफल का मतलब गुना होता है, और 50 लिखिए। अब इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 25 के 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 25 को 5 से गुना करेंगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। अब देखिए 1250 निकल के आ गया, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1250। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए दोस्तों 3 नंबर सवाल क्या है, 3 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। देखिए 3 नंबर सवाल है कि यदि 130 बराबर में 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 का है, 15 बराबर में है 5 गुने 3 प्लस 0, तो 130 कोमा 15 का मौसो क्या होगा। तो देखिए 15 का मौसो यानी कि 130 और 15 यानी कि 15 से 130 में भाग देंगे, ठीक है, मौसो निकालेंगे। तो देखिए 15 8 120 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद घटाएंगे तो हो जाएगा 0, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1 1 कट जाएगा। अब ये 15 यहाँ उतर जाएगा, उसके बाद देखिए 10 1 10 हो जाएगा, ठीक है। अब घटाएंगे तो कितना, 1 1 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, तो लिखेंगे 5। अब फिर देखिए अब ये 10 आ जाएगा इसके अंदर, उसके बाद 5 दूनी 10। देखिए जो लास्ट संख्या से कटा ना, जो लास्ट संख्या से कटा वही आंसर होगा। तो इसका जो मौसम हो जाएगा और इसका मौसम 5 हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। ये सब बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। और हाँ, अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पहले से पता हो
तो वो क्वेश्चन मेरे बताने से पहले उसका आप जवाब कमेंट में दे सकते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में बताइएगा कि इसमें जो है ना 20 क्वेश्चन है, ठीक है, 20 में से आपका कितना सही हुआ, इसका हमको जवाब जरूर बताइएगा, जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। तो देखिए जब P और Q जब अभाज्य संख्या होता है ना तो उसका जो मौसा होता है 1 होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए दोस्तों इसका जवाब दीजिए, यदि P एक अभाज्य संख्या है तो रूट P क्या होगा। तो देखिए रूट P जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 7 नंबर सवाल क्या है। 7 नंबर सवाल है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए शांत होने के लिए एक शर्त होता है, शांत वही होगा जिसमें 2 और 5 आ जाएगा वो शांत हो जाएगा। तो देखिए 13/20 है, ठीक है, 20 का जो है फैक्टर कीजिए, ठीक है। तो 20 का अगर फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 दाही 20, फिर 2 से 2 पंचे 10। अब देखिए 2 आ गया 2 और उसके बाद फिर 5 आ गया, देखिए 2 भी आ गया और 5 भी आ गया। तो 2 और 5 जिसमें आ जाएगा वही शांत हो जाएगा। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 13/20, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल 8 नंबर सवाल है कि tan a बराबर होता है। देखिए ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो tan a बराबर जो फार्मूला होता है ना, tan a बराबर 1/cot a होता है, cot a। अब देखिए 1/cot a ऑप्शन ए में है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और हाँ, tan a बराबर एक और फार्मूला होता है p/b होता है, आप याद रखिएगा p/b होता है, इसी का उल्टा होता है cot, ठीक है ना। तो cot a बराबर हो जाएगा b/p, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 9 नंबर सवाल क्या है। 9 नंबर सवाल है कि किसी बिंदु P की y अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो देखिए x और y दोनों होता है, ठीक है ना, x और y होता है। जब इस टाइप का जब बनता है ना चतुर्थांश तो उसमें x होता है और y होता है। यही पूछ रहा है कि y अक्ष से जो लंबवत दूरी है ना कितना है। तो देखिए ये x है, x को कहा जाता है भुज, आप याद रखिएगा, और y को कोटि कहा जाता है, ठीक है। और इसमें उल्टा होता है, जब हमको y से पूछे तो x का मान हमको बताना है। तो देखिए y अक्ष से लंबवत दूरी पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा x का मान भुज, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा भुज हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब हम अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या है, 10 नंबर सवाल है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। और हम बता देते हैं आपको कि मूल बिंदु होता है क्या। देखिए ये जो चतुर्थांश होता है ना, ये जो कटान बिंदु होता है, इसी को कहा जाता है मूल बिंदु, ठीक है। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। तो यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है दोस्तों, और हाँ ये क्लास 10th वालों के लिए है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल के अंदर जाइए, आपको सारा का सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। और हाँ दोस्तों, इसमें ऑल सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन सब, जैसे कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, ये सब का आपको मिल जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। और हम वहाँ प्ले लिस्ट बना रखे, जाइए देखिए बढ़िया से। आप देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि सभी वर्ग होते हैं, देखिए सभी वर्ग समरूप होते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए सर्वांग सम किसको कहा जाता है। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज का जब हूबहू सब चीज मिल जाता है ना तो उसको हम कहते हैं सर्वांग सम। जैसे मान लीजिए ये हो गया 30, ठीक है, ये हो गया 50, ये कौन हो गया 50, अब ये हो गया मान लीजिए 30, ठीक है, ये हो गया 50, ठीक है। तो आप देखिए इसमें जो कौन सेम सेम मिल रहा है ना, भले ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं होता है। मान लीजिए कि अगर ये कोण अगर हम 50 माने, ये 30 माने हुए, ये 30 है, ये 50 है, तो इससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। बाकी इसमें ये देखिए कि 30-50 आ रहा है ना, तो 30-50 आ गया, मान लीजिए ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, फिर ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो देखिए इसे भुजा भी मिल रहा है ना, उसके बाद कोण भी मिल रहा है, तो इसी को हम कहेंगे सर्वांग सम। तो सर्वांग सम होने के लिए ना त्रिभुज सेम होना चाहिए, उसका कोण भी और भुजा भी समान होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे सर्वांग सम। और हाँ एक चीज आप और याद रखिएगा कि सभी जो त्रिभुज होते हैं ना वो सर्वांग सम यानी कि समरूप हो सकता है, ठीक है, लेकिन सर्वांग सम नहीं हो सकता है, आप याद रखिएगा। सर्वांग सम होने के लिए पूरा भुजा उसका मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए एक चीज और याद रखिए कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकता है। सभी सर्वांगसम त्रिभुज जो है समरूप हो जाएगा, आप याद रखिएगा, लेकिन समरूप जो है ना सर्वांगसम नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 12 नंबर सवाल क्या है। 12 नंबर सवाल है कि tan a बराबर होता है। देखिए tan a बराबर एक और फार्मूला होता है जो हम आपको नहीं बताए हैं, तो आप जान लीजिए। tan a बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है cot a, ठीक है,
कॉट 90 माइनस ए होता है। ठीक है, तो आप देखिए कॉट 90 माइनस ए देखिए ऑप्शन में है कहां, तो देखिए कॉट 90 माइनस ए जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल है कि 2 3 0 3 सॉरी 4 3 7 यानी कि इतना इतना का बहुलक होगा। तो देखिए बहुलक होने के लिए ना जो ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। देखिए 2 एक बार आया है, यानी कि 2 जो है 2 बार आया, देखिए 2 जो है 2 बार आया है। उसके बाद देखिए 3 जो है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो 3 जो है 4 बार आ गया, आप याद रखिएगा। ठीक है, 2 जो है 2 बार आया है, 0 भी 1 बार है, उसके बाद 4 भी 1 ही बार है, तो ज्यादा बार 3 है, तो यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 3, ऑप्शन हो जाएगा बी। आप याद रखिएगा बहुलक का रूल है, जो ज्यादा बार आता है वही आंसर हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 14 नंबर सवाल है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो देखिए जिस घटना की प्रायिकता नहीं होती है उसको -1 यानी कि -1 जब हो जाएगा तो उस घटना की प्रायिकता नहीं होगी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। और होने की प्रायिकता जो होती है, देखिए प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है, आप याद रखिएगा। जो माइनस में आ जाएगा तो उसका मान नहीं होगा, इसका मतलब वो सवाल ही गलत होगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है कि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर होता है। तो देखिए समांतर श्रेणी का जो सार्व अंतर होता है ना, वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्यक भी होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 16 नंबर सवाल है कि किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर का योग होता है, क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए ये एपी है, एपी के जो है ना उसके क्रमागत क्रम में जो होगा उसका अंतर का योग होता है सार्व अंतर, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो किसी एपी के क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वो सार्व अंतर होता है। ठीक है, सार्व अंतर को डी से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसका होता है इंग्लिश में होगा कॉमन डिफरेंट, आप याद रखिएगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा सार्व अंतर। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल 17 नंबर सवाल है कि एक द्विघात समीकरण के मूलक की संख्या होगी। तो देखिए एक द्विघात समीकरण के मूल की संख्या जो होता है वो होता है 2, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे, इसका जवाब दीजिए। देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है कि 3 घात वाला बहुपद कहलाता है। मान लीजिए कोई बहुपद है उसके ऊपर 3 घात है, मान लीजिए ये हो गया 2x का पावर 3 प्लस 4। ठीक है, ये हो गया बहुपद। ठीक है, इसका देखिए पावर 3 है, इसी को घात कहा जाता है। तो 3 घात वाला बहुपद को जो कहा जाता है त्रिघात बहुपद कहा जाता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आप यहां देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को मिस नहीं कीजिए क्योंकि इसमें बहुत ही VVI क्वेश्चन सब है। तो देखिए अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो देखिए किसी भी बारंबारता का जो बहुलक होता है वो होता है अधिकतम बारंबारता, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि इतना इतना का परिसर क्या होगा। तो देखिए परिसर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे छोटी संख्या में से बड़ी संख्या, यानी कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस करना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा आपको 10, आप यहां देख सकते हैं 10, सबसे छोटी संख्या है 2। तो सबसे बड़ी संख्या 10 में से ना हम -2 करेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, देखिए सॉरी दोस्तों इसका जो है ना सबसे छोटी संख्या 1 है, माफ कीजिएगा, सबसे छोटी संख्या 1 आप यहां देख सकते हैं और सबसे बड़ी संख्या 10 है। तो सबसे बड़ी संख्या 10 है और सबसे छोटी संख्या 1 है। अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो यानी इसका परिसर निकल के आ गया 9, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए।